नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रुक्मणी प्रकाशन का जो है क्लास नोट। ठीक है, ये क्लास नोट जो है लाइब्रेरियन छात्रों के लिए जो है रिलीज हुआ था। जो भी साथी लाइब्रेरियन की तैयारी करते हैं तो आपका जो वैकेंसी है वो जनवरी के लास्ट सप्ताह में जो है आने का पूरा चांस है, और जो आपका एग्ज़ाम है वो फरवरी में जो है होने वाला है। ठीक है, तो अब आपके पास जो है मात्र 45 से 60 दिन बचा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल जो है ढिलाई मत कीजिए, तैयारी में लग जाइए। आज हम लोग इस वीडियो में जो रुक्मणी प्रकाशन का क्लास नोट आया था, इसी का जो है हम लोग सेट नंबर 21 से लेकर सेट नंबर 30 तक इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से एक बार रिवीजन जो है वो ज़रूर कर लीजिएगा। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 20 तक, यानी 1 से लेकर 20 तक से आज जो है सेट अपलोड है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक जो है नीचे डाल देंगे, या आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जो है 10 सेट का जो है मास्टर वीडियो करने वाले हैं, तो आप लोग शुरू से लेके लास्ट तक एक बार यहाँ से रिवीजन जो है वो ज़रूर कर लीजिएगा। इससे पहले जो है स्टेट के लिए जो है लाइब्रेरी साइंस का 15 सेट आया था, जिसमें हर सेट में 100 क्वेश्चन था। हर सेट में 100 क्वेश्चन था, यानी 1500 क्वेश्चन टोटल इस बुक में था। तो ये पूरे बुक का जो है मास्टर वीडियो अपलोड है, सेट बाय सेट भी अपलोड है और इसका मास्टर वीडियो भी अपलोड है। आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग जाके ये पूरे बुक का सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे क्लास नोट्स का सेट नंबर 21 से लेकर सेट नंबर 30 तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से सभी लोग इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा, ठीक है, उसका जो है नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। ठीक है, तो इसीलिए जो है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके एक छोटा सा सहयोग जो है आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी जो है आप लोग के लिए काम करने में वो जो है मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो सभी लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए टोटल जो है इसमें 109 चैप्टर है। इन टोटल 109 चैप्टरों में यानी 7 चैप्टर है, और इसी को यानी 7 चैप्टर है, इसी को जो है 9 भाग 109 भागों में बाँटा गया है, और हर भाग में जो है 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग सारे सेट का जो है यहाँ से एक बार रिवीजन अगर कर लेते हैं तो लाइब्रेरी का इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो है सॉल्यूशन करेंगे सेट नंबर 21 से 30 तक। उससे पहले जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलिए चैप्टर नंबर 21 का जो है नाम है पुस्तक एवं सूचना स्रोतों का परीक्षण एवं संरक्षण। दोस्तों आप लोग बुक ले लीजिए, बुक से जो है थ्योरी कंप्लीट कर लीजिएगा, और यहाँ पे आके जो है आप लोग टेस्ट जो है वो बार बार देख के रिवीजन जो है यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस बुक को जो है परचेज करना चाहते हैं तो इस कोने में जो है लिंक मिल जाएगा, यहाँ से भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं, वरना आप लोग यहाँ से फ्री में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि मुक्त प्रवेश प्रणाली, मुक्त प्रवेश प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुक्त प्रवेश प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है कि पाठकों को सीधे संग्रह तक पहुंचने की स्वतंत्रता देना। पाठकों को सीधे संग्रह तक पहुंचने की स्वतंत्रता देना, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुक्त प्रवेश प्रणाली का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? मुक्त प्रवेश प्रणाली का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो प्रमुख उद्देश्य है कि पुस्तकों की चोरी और गलत स्थान पर रखने की संभावना बढ़ जाती है। पुस्तकों की चोरी और गलत स्थान पर रखने की संभावनाएं बढ़ जाती है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए काफ़ी सेशन महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग शुरू से लेके लास्ट तक जो है यहाँ से रिवीजन जो है वो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि रजत क्रीम यानी सिल्वर फिश नामक कीट पुस्तकों को किस प्रकार की क्षति पहुंचाता है? रजत क्रीम यानी सिल्वर फिश नामक जो कीट है ये पुस्तकों को किस प्रकार की क्षति पहुंचाता है? तो हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी कि गोंद, लेई और रंगीन आवरणों को नष्ट करके, यानी गोंद जो सटा हुआ रहता है उसको, लेई को, और जो रंगीन आवरण होता है उसको जो है नष्ट कर देता है कौन? तो ये सिल्वर फिश जो कीट है ये इसको नष्ट कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि पुस्तकों को प्राकृतिक क्षति जैसे कि नमी हो गया और तापमान से बचाने का सबसे उत्तम उपाय क्या है? पुस्तकों को प्राकृतिक क्षति से बचाने का सबसे उत्तम उपाय क्या है? तो हो जाएगा पुस्तकालय को वातानुकूलित करना, पुस्तकालय को वातानुकूलित करना। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कि पुस्तकों की जिल्दबंदी इन बाइंडिंग का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? पुस्तकों की बाइंडिंग का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा यानी पुस्तकों को आकर्षण और मजबूती प्रदान करने के लिए, यानी पुस्तक को हम लोग बाइंडिंग करते हैं ताकि जो है उसकी मजबूती बना रहे और वो जो है देखने में वो आकर्षण लगे, यानी अच्छा लगे, ठीक है? तो इसीलिए जो है बाइंडिंग करते हैं, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परफेक्ट बाइंडिंग। परफेक्ट बाइंडिंग में पृष्ठ को कैसे जोड़ा जाता है? परफेक्ट बाइंडिंग में पृष्ठ को कैसे जोड़ा जाता है? तो हो जाएगा यानी गोंद या लेई से चिपका कर, गोंद या लेई से चिपका कर, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है जिल्दबंदी, यानी बाइंडिंग की प्रक्रिया का सबसे पहला चरण क्या है? यानी पहला चरण क्या होना चाहिए? तो पहला चरण होता है पृष्ठ को मिलाना, यानी सभी पृष्ठ को मिलाकर उसके बाद जो है बाइंडिंग करना, ठीक है? तो पहला चरण है कि सभी पृष्ठ को मिलान करने, ठीक है? तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि पुरानी और क्षतिग्रस्त और अनुपयोगी पुस्तकों को पुस्तकालय संग्रह से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पुरानी, क्षतिग्रस्त और अनुपयोगी पुस्तकों को पुस्तकालय संग्रह से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे छँटनी या राइट ऑफ कहते हैं, इसे छँटनी या राइट ऑफ कहते हैं, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि किस प्रकार का कागज समय के साथ पीला पकड़कर किस प्रकार के कागज समय के साथ पीला पड़कर भंगुर हो जाता है? यानी पीला पड़कर भंगुर हो जाता है और आसानी से टूटने लगता है। तो हो जाएगा नहीं तेजाबी कागज, तेजाबी कागज हो जाएगा, यानी एसिड पेपर। एसिड पेपर जो है ये कुछ समय के बाद जो है पीला से भंगुर हो जाता है, ठीक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी तेजाबी कागज यानी एसिड पेपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवरोध प्रणाली जो है अवरोध प्रवेश प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? अवरोध प्रवेश प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? तो हो जाएगा यानी पुस्तकें ताला लगी अलमारियों में रखी जाती है और पाठकों की सीधी पहुंच नहीं होती है। पुस्तकें ताला लगी अलमारी में रखी जाती है और पाठकों की सीधी पहुंच नहीं होती है, तो ऑप्शन जो इसका सी हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है कि दीमक से बचाव के लिए भवन की नींव में किस रसायन को मिलाने का सुझाव दिया गया है? दीमक से बचाव के लिए भवन की नींव में किस रसायन को मिलाने का सुझाव दिया गया है? तो हो जाएगा जिंक क्लोराइड या क्योर सल्फेट, जिंक क्लोराइड या क्योर सल्फेट हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठकों के द्वारा पुस्तकों के पृष्ठ फाड़ने जैसी समस्या को कम करने के लिए पुस्तकालय क्या सुविधा प्रदान कर सकता है? पाठक द्वारा पुस्तक के पृष्ठ फाड़ने जैसी समस्या को कम करने के लिए पुस्तकालय क्या सुविधा प्रदान कर सकता है? तो हो जाएगा यानी फोटो स्टेट की सुविधा देना, फोटो स्टेट की सुविधा देना, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस जिल्दबंदी में पूरे कवर पर चमड़ा लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस जिल्दबंदी यानी जिस बाइंडिंग में पूरे कवर पर जो है चमड़ा यानी लेदर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है पूर्ण चर्म जिल्दबंदी कहते हैं, यानी फुल लेदर बाइंडिंग कहते हैं, तो ऑप्शन जो इसका बी हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय में संदर्शिकाओं यानी गाइडेंस का मुख्य उपयोग क्या है? पुस्तकालय में संदेशिकाओं का जो है मुख्य उपयोग क्या है? तो हो जाएगा यानी पाठकों को सही शेल्फ और पुस्तक तक पहुंचने में मदद करना, पाठक को सही शेल्फ और पुस्तक तक पहुंचने में मदद करना, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्फ रेक्टिफिकेशन यानी निधानी परिशोधन का क्या अर्थ है? सेल्फ रेक्टिफिकेशन यानी निधानी परिशोधन का क्या अर्थ है? तो हो जाएगा यानी अलमारियों पर गलत स्थान पर रखी गई पुस्तकों को सही जगह पर लगाना, अलमारियों पर गलत स्थान पर रखी गई पुस्तकों को सही जगह पर लगाना, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकों को दीमक और अन्य कीड़ों से बचाने के लिए शेल्फ में क्या रखने की सुझाव दिया गया है? पुस्तकों को दीमक और अन्य कीड़ों से बचाने के लिए शेल्फ में क्या रखने का सुझाव दिया गया है? तो ये हो जाएगा नेप्थलीन और कपूर की गोलियां रखने का सुझाव दिया गया है, ठीक है? यानी दीमक और अन्य कीड़ों से बचाने के लिए नेप्थलीन या कपूर की गोलियां रखने का जो है सुझाव दिया गया है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी संस्करण वाली पुस्तकों की क्या विशेषता होती है? लाइब्रेरी संस्करण वाली पुस्तकों की क्या विशेषता होती है? तो हो जाएगा यानी उनका कागज और जिल्दबंदी
अधिक टिकाऊ होती है, उनका कागज़ और जिल्दबंदी यानी बाइंडिंग जो है वो अधिक टिकाऊ होती है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अवरोध प्रवेश प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? अवरोध प्रवेश प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? तो पुस्तकों की चोरी और क्षति का संभावना कम होना, यानी पुस्तकों की चोरी और क्षति की संभावनाएं कम होती है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय में पुस्तकों के व्यवस्थापन का एक आधार क्या हो सकता है? पुस्तकालय में पुस्तकों के व्यवस्थापन का एक आधार क्या हो सकता है? तो हो जाएगा ना पुस्तकों की प्रकृति, जैसे कि संदर्भ ग्रंथ, समान ग्रंथ के अनुसार, पुस्तकों की प्रकृति के अनुसार, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकों के पिछले सिरे पर चिपकाए जाने वाले लेबल पर मुख्य रूप से क्या लिखा जाता है? पुस्तकों के पिछले सिरे पर चिपकाए जाने वाले लेबल पर मुख्य रूप से क्या लिखा जाता है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी, याचक क्रमांक, याचना क्रमांक लिखा जाता है, यानी कॉल नंबर लिखा जाता है। पुस्तक के पिछले सिरे पर जो है चिपकाए जाने पर लेबल पर मुख्य रूप से कॉल नंबर लिखा जाता है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जिल्दबंदी की प्रक्रिया में फिनिशिंग का अर्थ क्या है? जिल्दबंदी की प्रक्रिया में फिनिशिंग का क्या कार्य है, यानी फिनिशिंग का जो है कार्य क्या है? तो जिल्द को कलात्मक रूप से सजाना और शीर्षक लिखना, जिल्द को कलात्मक रूप से सजाना और शीर्षक लिखना। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक कृमि यानी बुक वर्म पुस्तक के किस भाग को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं? पुस्तक कृमि यानी बुक वर्म पुस्तक के किस भाग को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं? तो ये हो जाएगा यानी बाइंडिंग और कागज को खाकर, बाइंडिंग और कागज को खाकर, तो ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फफूंदी यानी फंगस की वृद्धि के लिए किस प्रकार का वातावरण सहायक होता है? फफूंदी यानी फंगस की वृद्धि के लिए किस प्रकार का वातावरण सहायक होता है? तो हो जाएगा दोस्तों ये गर्म और आर्द्र वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिलबंदी के लिए भेजी जाने वाली पत्रिकाओं के अंक के साथ क्या भेजना आवश्यक है? जिलबंदी के लिए भेजी जाने वाली पत्रिकाओं के अंक के साथ क्या भेजना आवश्यक है? तो हो जाएगा यानी आख्या यानी टाइटल और विषय सूची पृष्ठ, आख्या यानी टाइटल और विषय सूची पृष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की बाइंडिंग में पुस्तक को पूरा खोलने में आसानी होती है परंतु कुछ समय बाद पृष्ठ के निकलने का खतरा रहता है? किस प्रकार की बाइंडिंग में पुस्तक को पूरा खोलने में आसानी होती है परंतु कुछ समय बाद पृष्ठ के निकलने का खतरा रहता है? तो ये हो जाएगा यानी परिपूर्ण और तो जो है त्रुटि रहित जिलबंदी, परिपूर्ण और त्रुटि रहित जिलबंदी हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 22। ठीक है, चैप्टर का नाम है पुस्तकालय के प्रमुख अभिलेख और वार्षिक प्रतिवेदन। ठीक है, चलिए इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चाहते हैं कम समय में सभी नोट्स को जो है कैसे रिवीजन करें और कैसे जो है अपना स्कोर जो है वो इंक्रीज करें, तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा जो है पैक लेकर आए हैं जहां पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। दोस्तों ये है रिवीजन बैच। ठीक है, रिवीजन बैच जहां पर आपको मिलेगा इस पूरे बुक का जो है लाइव जो है यानी सभी का जो है प्रैक्टिस सेट मिलेगा हल के साथ। उसके बाद सभी प्रैक्टिस सेट का जो है आपको हाइलाइट्स पीडीएफ मिलेगा ताकि आप लोग कम समय में जो है सभी नोट्स को जो है रिवीजन कर सकते हैं। यानी मात्र 50 पैसे प्रति जो है रुपये की दर से जो है आपको सेट मिलेगा, यानी 50 पैसे में एक सेट मिलेगा। यानी लगभग इस बैच में आपको 200 प्लस प्रैक्टिस सेट जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सभी प्रैक्टिस सेट का जो है आपको हल मिलेगा और हाइलाइट्स भी मिलेगा ताकि आप लोग यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी थ्योरी का बुक या कोई भी महत्वपूर्ण बुक आएगा उसका जो है नोट्स आपको फ्री में जो है इस बुक में मिल जाएगा। ठीक है, मात्र आपको 99 रुपये में जो है ये पूरे बैच आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं तो यहाँ पे एक नंबर दिया गया है या टेलीग्राम लिंक जो है आपको मिल जाएगा, वहाँ पे व्हाट्सएप लिंक। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, वहाँ से भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। जो भी साथी इच्छुक है आप लोग इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मात्र 99 रुपये में आपको सारे नोट्स मिलेगा। आप लोग घर बैठे जो है यहाँ से प्रैक्टिस दे सकते हैं, सभी का जो है रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब जो है आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है ये सारे नोट्स खरीदने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग एक भी बुक खरीदते हैं तो आपको लगभग
250 से 300 रुपया लगता है एक बुक खरीदने में, ठीक है। और लगभग आपको 15 से 20 बुक का जो है नोट्स प्रोवाइड कराएँगे, ठीक है, ताकि आप लोग यहाँ से अच्छे तरीके से जो है सारे नोट्स रिवीजन जो है वो आप लोग कर सकते हैं। तो जो भी इच्छुक है आप लोग यहाँ से रिवीजन बैच में जो है शामिल हो सकते हैं, ठीक है। नंबर यहाँ पे दिया गया है, या आपको व्हाट्सएप नंबर जो है कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, और जो है डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी सीधा जो है आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 22 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है कि पुस्तकालय का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने का मुख्य आधार क्या होता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी वर्ष भर की गतिविधियों के अभिलेख और पंजिकाएं। वर्ष भर की गतिविधियों के अभिलेख और पंजिकाएं हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार्षिक प्रतिवेदन का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रतिवेदन का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी पुस्तकालय की प्रगति और अवनति के बारे में अधिकारियों को सूचित करना। पुस्तकालय की प्रगति और अवनति के बारे में अधिकारियों को सूचित करना, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि किसी विशेष घटना जैसे कि चोरी या आग लगने की सूचना देने के लिए कौन सा प्रतिवेदन तैयार किया जाता है? किसी विशेष घटना जैसे कि चोरी या आग लगने की सूचना देने के लिए कौन सा प्रतिवेदन तैयार किया जाता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी विशिष्ट प्रतिवेदन हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि वार्षिक प्रतिवेदन को पुस्तकालय के वर्ष भर के कार्यों को क्या माना जाता है? वार्षिक प्रतिवेदन को पुस्तकालय के वर्ष भर के कार्यों का क्या माना जाता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी एक दर्पण माना जाता है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा, एक दर्पण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार्षिक प्रतिवेदन के पुस्तकालय का उपयोग तथा जन सेवाएं भाग में कौन सी सूचना शामिल होती है? वार्षिक प्रतिवेदन के पुस्तकालय का उपयोग तथा जन सेवाएं भाग में कौन सी सूचना शामिल होती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी सदस्यों और आगुन्तकों की संख्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भंडार सत्यापन के परिणाम की जानकारी प्रतिवेदन के किस भाग में दी जाती है? भंडार सत्यापन के परिणाम की जानकारी प्रतिवेदन के किस भाग में दी जाती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा पुस्तकालय प्रशासन और तकनीकी सेवाएं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि पुस्तकालय की आय के स्रोतों में पुस्तकालय उपकर का उल्लेख किस प्रकार के पुस्तकालय के संदर्भ में किया गया है? पुस्तकालय की आय के स्रोतों में पुस्तकालय उपकर का उल्लेख किस प्रकार के पुस्तकालय के संदर्भ में किया गया है? तो ये हो जाएगा यानी सार्वजनिक पुस्तकालय हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने से पुस्तकालय को क्या लाभ होता है? वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने से पुस्तकालय को क्या लाभ होता है? तो हो जाएगा नहीं, या पुस्तकालय की कार्य दक्षता का मूल्यांकन करने में सहायक होता है, ठीक है, या पुस्तकालय की कार्य दक्षता का मूल्यांकन करने में सहायक होता है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि प्रतिवेदन में आंकड़ों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए उनकी तुलना किससे करने का सुझाव दिया गया है? प्रतिवेदन में आंकड़ों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए उनकी तुलना किससे करने का सुझाव दिया गया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी पिछले वर्ष से आंकड़ों से तुलना करने का सुझाव दिया गया है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रतिवेदन के माध्यम से सूचना प्रदान करना किस अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण हो गया है? प्रतिवेदन के माध्यम से सूचना प्रदान करना किस अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण हो गया है? तो ये हो जाएगा यानी सूचना अधिकार अधिनियम 2005 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि पुस्तकालय में अंतर ग्रंथालय आदान के आंकड़े प्रतिवेदन के किस खंड में दिखाए जाते हैं? पुस्तकालय में अंतर ग्रंथालयीन आदान के आंकड़ों प्रतिवेदन के किस खंड में दिखाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी, पुस्तकालय का उपयोग तथा जन सेवाएं हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि खरीदी गए भेंट स्वरूप प्राप्त और विनिमय द्वारा प्राप्त ग्रंथों की कुल संख्या का विवरण कहाँ दिया जाता है? तो कुल संख्या का जो विवरण है ये जो है ग्रंथ भंडार खंड में दिया जाता है, तो ग्रंथ भंडार हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि प्रतिवेदन के प्रारूप के अनुसार
कर्मचारियों के वेतन पर किया गया व्यय किस मुख्य शीर्षक के अंतर्गत आता है? प्रतिवेदन के प्रारूप के अनुसार कर्मचारी के वेतन पर किया गया व्यय किस मुख्य शीर्षक के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी पुस्तकालय वित्त जो है शीर्षक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रतिवेदन के विविध भागों में समानता क्या शामिल होती है? प्रतिवेदन के विविध भागों में समानता क्या शामिल होते हैं? तो हो जाएगा दोस्तों भविष्य की योजनाएं और नई सेवाएं। भविष्य की योजनाएं और नई सेवाएं हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि किस प्रकार के प्रतिवेदन का कोई अस्थायी महत्व नहीं होता क्योंकि वह लिखित रूप में नहीं होता है? इस प्रकार के प्रतिवेदन का कोई अस्थायी महत्व नहीं होता है क्योंकि वह लिखित रूप में नहीं होता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी मौखिक प्रतिवेदन का कोई अस्थायी महत्व नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये लिखित रूप से नहीं होता है। ठीक है, तो मौखिक प्रतिवेदन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि वार्षिक प्रतिवेदन पुस्तकालय प्राधिकरण को क्या जानने में मदद करता है? तो हो जाएगा दोस्तों ये कर्मचारियों की कार्य कुशलता जानने में मदद करता है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि पुस्तकालय का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने और प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी समानता किसकी होती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा पुस्तकालय अध्यक्ष की, यानी पुस्तकालय अध्यक्ष की जो है पुस्तकालय का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने और प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी जो है ये पुस्तकालय अध्यक्ष की होती है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो है प्रतिवेदन तैयार करने के लिए आवश्यक आंकड़े कहाँ से एकत्रित किए जाते हैं? प्रतिवेदन तैयार करने के लिए आवश्यक जो आंकड़े हैं ये कहाँ से एकत्रित किए जाते हैं? तो जाएगा नहीं पुस्तकालय के विभिन्न रजिस्टरों और अभिलेखों से। पुस्तकालय के विभिन्न रजिस्टर और अभिलेखों से, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि प्रतिवेदन की प्रचार तथा विस्तारण सेवाएं खंड में क्या दर्शाया जा सकता है? प्रतिवेदन की प्रचार तथा विस्तारण सेवाएं खंड में क्या दर्शाया जा सकता है? तो हो जाएगा नहीं चल ग्रंथालय द्वारा दी गई सेवाएं। चल ग्रंथालय द्वारा दी गई सेवाएं हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि वार्षिक प्रतिवेदन जनसाधारण के लिए किस रूप में कार्य करता है? वार्षिक प्रतिवेदन जनसाधारण के लिए किस रूप में कार्य करता है? तो प्रचार का साधन के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन जो इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुस्तकालय द्वारा वर्ष भर में कितनी पुस्तकों की जिल्दबंदी यानी बाइंडिंग कराई गई है? यह सूचना किस विभाग से संबंधित है? पुस्तकालय द्वारा वर्ष भर में कितनी पुस्तकों की जिल्दबंदी यानी बाइंडिंग कराई गई है, यह सूचना किस विभाग से संबंधित है? तो ये हो जाएगा तकनीकी सेवा विभाग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि यदि किसी पुस्तकालय को अधिक धन या कर्मचारी की आवश्यकता है तो यह मांग किस दस्तावेज के माध्यम से प्रभावी ढंग से रखी जा सकती है? तो हो जाएगा दोस्तों ये वार्षिक प्रतिवेदन हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि पुस्तकालय में वर्ष के आरंभ में कुल कितनी पुस्तकें थी और वर्ष के दौरान कितनी नई पुस्तक आई है? यह जानकारी किस खंड का हिस्सा है? तो ये जो जानकारी है ये ग्रंथ भंडार का हिस्सा है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पुस्तकालय का आधिकारिक इतिहास जानने के लिए कौन सा दस्तावेज सबसे उपयोगी है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी वार्षिक प्रतिवेदन दस्तावेज सबसे उपयोगी है। किसी पुस्तकालय का आधिकारिक इतिहास जानने के लिए वार्षिक प्रतिवेदन जो है ये उपयोगी है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। चल नेक्स्ट है कि प्रतिवेदन में वर्गीकृत और सूचीकृत की गई पुस्तकों की संख्या का उल्लेख क्यों महत्वपूर्ण है? प्रतिवेदन में वर्गीकृत और सूचीकृत की गई पुस्तकों की संख्या का उल्लेख क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह हो जाएगा यानी यह तकनीकी विभाग के कार्यों और निष्पासन को दर्शाता है, या तकनीकी विभाग के कार्यों और निष्पादन को दर्शाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, और 23 नंबर क्वेश्चन जो है इसका ऑब्जेक्टिव जो है 23 नंबर चैप्टर का नाम है वार्षिक सत्यापन पुस्तकालय संग्रह का भौतिक सत्यापन। ठीक है, चलिए इसका जो है ऑब्जेक्टिव यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन क्या है? तो प्रथम क्वेश्चन है कि भौतिक सत्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भौतिक सत्यापन का जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि पुस्तकालय के अभिलेखों का भौतिक रूप से उपलब्ध सामग्री से मिलान करना। पुस्तकालय के अभिलेखों का भौतिक रूप से उपलब्ध सामग्री से मिलान करना, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओपन एक्सेस यानी मुक्त प्रवेश प्रणाली वाले पुस्तकालय में भौतिक सत्यापन की अधिक आवश्यकता क्यों होती है? ओपन एक्सेस प्रणाली वाले पुस्तकालय में भौतिक सत्यापन की अधिक
आवश्यकता क्यों होती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी क्योंकि यहाँ पुस्तकों के खोने और चोरी होने की संभावना अधिक होती है। क्योंकि यहाँ पुस्तकों के खोने या चोरी होने की संभावनाएँ अधिक होती है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट है कि किस विद्वान के अनुसार भौतिक सत्यापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पुस्तकों के रिकॉर्ड का शेल्फ पर मौजूद प्रतियों से मिलान किया जाता है? किस विद्वान के अनुसार भौतिक सत्यापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पुस्तकों के रिकॉर्ड का शेल्फ पर मौजूद जो है प्रतियों से मिलान किया जाता है? तो हो जाएगा एल एम हेराड हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक सत्यापन की कौन सी विधि तकनीकी दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? भौतिक सत्यापन की कौन सी विधि तकनीकी दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी सेल्फ लिस्ट पत्रक विधि जो है ये तकनीकी दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, तो ऑप्शन जो इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि सेल्फ लिस्ट विधि का एक प्रमुख लाभ क्या है? सेल्फ लिस्ट विधि का एक प्रमुख लाभ क्या है? तो हो जाएगा नहीं सत्यापन के साथ साथ निधानी परिष्करण भी हो जाता है। सत्यापन के साथ साथ निधानी परिष्करण भी हो सकता है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े पुस्तकालय के लिए परिग्रहण जो है पंजिका विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? बड़े पुस्तकालय के लिए परिग्रहण पंजिका विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी, या बहुत समय लेने वाली और कठिन है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवल गणना द्वारा सत्यापन करने की विधि से क्या पता नहीं चलता है? केवल गणना के द्वारा सत्यापन करने की विधि से क्या पता नहीं चलता है? तो हो जाएगा नहीं कौन सी विशिष्ट पुस्तक खो गई है, ये केवल गणना के द्वारा जो है यानी काउंटिंग के द्वारा जो है सत्यापन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भौतिक सत्यापन के लिए कौन सी आधुनिक तकनीकी सबसे तेज और सटीक मानी जाती है? भौतिक सत्यापन के लिए कौन सी आधुनिक तकनीकी सबसे तेज और सटीक जो है वो मानी जाती है? तो ये हो जाएगा नहीं बारकोडिंग और RFID हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के नियम के अनुसार प्रति 1000 पुस्तकों के लेन देन पर कितनी पुस्तकों का खो जाना एक समान क्षति माना जाता है? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के नियम के अनुसार प्रति 1000 पुस्तकों के लेन देन पर कितनी पुस्तक को खो जाना एक समान क्षति माना जाता है? तो प्रति 1000 पुस्तक पर 3 पुस्तक खो जाना एक समान क्षति माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, नहीं 1000 पर अगर 3 पुस्तक खोता है तो ये एक समान क्षति के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डॉक्टर SR रंगनाथन ने भौतिक सत्यापन के साथ साथ किस कार्य को आवश्यक बताया है? डॉक्टर SR रंगनाथन ने भौतिक सत्यापन के साथ साथ किस कार्य को आवश्यक बताया है? तो ये हो जाएगा निधानी परिष्करण हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भौतिक सत्यापन से होने वाला एक लाभ क्या है? तो हो जाएगा नहीं खोई हुई और अतिदेय पुस्तकों का पता चलता है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि भौतिक सत्यापन करने से क्या हानि हो सकती है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि पुस्तकालय की सेवा में व्यवधान पड़ता है और या खर्चीला होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समिति ने यह अनुशंसा की थी कि जब तक पुस्तकालय अध्यक्ष की मिलीभगत सिद्ध ना हो उसे खोई हुई पुस्तकों के लिए दंडित करना अनुचित है? किस समिति ने यह अनुशंसा की थी कि जब तक पुस्तकालय अध्यक्ष की मिलीभगत सिद्ध ना हो उसे खोई हुई पुस्तक के लिए दंडित करना अनुचित है? तो यह हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी पुस्तकालय परामर्श समिति यानी सिन्हा समिति हो जाएगा। पुस्तकालय परामर्शीय समिति सिन्हा समिति हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्देशन विधि में पुस्तक की हानि का अनुमान कैसे लगाया जाता है? निर्देशन विधि में पुस्तकों की हानि का अनुमान कैसे लगाया जाता है? तो हो जाएगा नहीं ऑप्शन नंबर बी कुछ नमूना पुस्तकों की जांच करके और उसका प्रतिशत निकालकर, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भौतिक सत्यापन के बाद खोई हुई पुस्तकों को संग्रह से निकालने की अंतिम स्वीकृति वाला प्राधिकरण कौन सा है?
भौतिक सत्यापन के बाद खोई हुई पुस्तकों को संग्रह से निकालने की अंतिम स्वीकृति देने वाला प्राधिकरण कौन है? तो ये हो जाएगा ए प्रूविंग प्राधिकरण, जो है प्राधिकरण हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सत्यापन पूरा होने के बाद क्या अनुवर्ती कार्य आवश्यक है? सत्यापन पूरा होने के बाद क्या अनुवर्ती कार्य आवश्यक है? तो हो जाएगा पुस्तकालय के रिकॉर्ड, परिग्रहण, पंजिका और सूची को अध्ययनता करना। पुस्तकालय के रिकॉर्ड, परिग्रहण, पंजिका, सूची को अध्ययनता करना। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि सत्यापन के दौरान गलत स्थान पर रखी गई पुस्तकों को क्या होता है? सत्यापन के दौरान गलत स्थान पर रखी गई पुस्तकों को क्या होता है? तो हो जाएगा नहीं, उन्हें सही स्थान पर व्यवस्थित कर दिया जाता है। उन्हें सही स्थान पर व्यवस्थित किया जाता है। तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि सेल्फ लिस्ट क्या होती है? सेल्फ लिस्ट जो है ये क्या होती है? तो पुस्तकों की सूची जो शेल्फ पर रखे क्रम के अनुसार व्यवस्थित होती है। पुस्तकों की सूची जो शेल्फ पर रखे क्रम के अनुसार व्यवस्थित होती है। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सत्यापन विधि में कर्मचारियों को सबसे अधिक लेखन कार्य करना पड़ता है? किस सत्यापन विधि में कर्मचारियों को सबसे अधिक लेखन कार्य करना होता है? तो ये हो जाएगा यानी हो जाएगा पंजिका पद्धति हो जाएगा। तो ऑप्शन जो इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया से पुस्तकालय कर्मचारियों को क्या लाभ होता है? भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया से पुस्तकालय कर्मचारियों को क्या लाभ होता है? तो हो जाएगा उन्हें संग्रह में रखी सामग्री से निकटता और परिचय बढ़ता है। उन्हें संग्रह में रखी सामग्री से निकटता और परिचय बढ़ता है। तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि पुस्तकालय में चोरी या पुस्तकों को नुकसान पहुंचाने का एक मुख्य कारण क्या है? पुस्तकालय में चोरी या पुस्तकों को नुकसान पहुंचाने का एक मुख्य कारण क्या है? तो हो जाएगा पाठकों को कुत्सित मनोवृत्ति और पुस्तकों की अनुपलब्धता हो जाएगा। पाठकों की कुत्सित मनोवृत्ति और पुस्तकों की अनुपलब्धता हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि खोई हुई पुस्तकों की सूची बनाने के बाद पुस्तकालय को सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए? खोई हुई पुस्तकों की सूची बनाने के लिए खोई हुई पुस्तक की सूची बनने के बाद पुस्तकालय को सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए? तो हो जाएगा यह जांचना कि जो है उनमें से कौन सी पुस्तक दोबारा खरीदना आवश्यक है। यह जांचना कि उनमें से कौन सी पुस्तक दोबारा जो है खरीदना आवश्यक है। तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक सत्यापन की आवृत्ति जैसे कि वार्षिक और द्विवार्षिक किस पर निर्भर करना चाहिए? भौतिक सत्यापन की आवृत्ति जैसे कि वार्षिक और द्विवार्षिक किस पर निर्भर करनी चाहिए? तो हो जाएगा पुस्तकालय के आकार और संग्रह पर। पुस्तकालय के आकार और संग्रह हो जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्फ लिस्ट विधि में जब कोई कार्ड अपने स्थान पर नहीं मिलता है तो कर्मचारी क्या करते हैं? सेल्फ लिस्ट विधि में जब कोई कार्ड अपने स्थान पर नहीं मिलता है तो कर्मचारी क्या करते हैं? तो कर्मचारी जो है उस कार्ड पर निशान लगाकर उसे खरा जो है रख देते हैं ताकि बाद में जांच हो सकते हैं। यानी उस जो कर्मचारी है उस स्थान पर निशान लगा देते हैं। जो कर्मचारी है, क्वेश्चन है कि सेल्फ लिस्ट विधि में जब कोई कार्ड अपने स्थान पर नहीं मिलता है तो कर्मचारी क्या करते हैं? तो कर्मचारी जो है उस कार्ड पर निशान लगाकर उसे खरा रख देते हैं ताकि बाद में जांच हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि कौन सी सत्यापन विधि में केवल पुस्तकों की कुल संख्या की गिनती की जाती है? कौन सी सत्यापन विधि में केवल पुस्तकों की कुल संख्या की गिनती की जाती है? तो ये हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी गणना विधि। ठीक है, बाय काउंटिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर है पुस्तकालय समिति। ठीक है, चलिए इसका जो है क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पुस्तकालय समिति यानी पुस्तकालय समिति का गठन मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो पुस्तकालय समिति का गठन जो है ये नियोजन और नीतियों के निर्धारण के लिए, नियोजन और नीतियों की निर्धारण करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि पुस्तकालय समिति में पुस्तकालय अध्यक्ष की भूमिका समानता क्या होती है? पुस्तकालय समिति में पुस्तकालय अध्यक्ष की भूमिका जो है समानता क्या होती है? तो हो जाएगा दोस्तों यानी संयोजक होता है यानी सचिव होता है। तो ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय समिति और पुस्तकालय अध्यक्ष के संबंध की तुलना किससे की गई है? पुस्तकालय समिति और पुस्तकालय अध्यक्ष के संबंध की तुलना किससे की गई है? तो हो जाएगा विधानमंडल और मंत्रिमंडल से। विधानमंडल और मंत्रिमंडल हो जाएगा। ऑप्शन जो इसका भी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय समिति की आवश्यकता क्यों होती है? पुस्तकालय समिति की आवश्यकता जो है ये क्यों होती है? तो हो जाएगा नहीं, पुस्तकालय पर जनतांत्रिक नियंत्रण रखने के लिए, पुस्तकालय पर जनतांत्रिक नियंत्रण रखने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि एक महाविद्यालय पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष समानता होनी चाहिए, सॉरी, एक महाविद्यालय पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष अध्यक्ष जो है समानता कौन होता है? तो अध्यक्ष जो है दोस्तों ये महाविद्यालय का प्राचार्य होता है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। एक महाविद्यालय पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष जो है एक महाविद्यालय का प्राचार्य होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय पुस्तकालय समिति का सचिव जो है ये कौन होता है? विश्वविद्यालय पुस्तकालय समिति का सचिव जो है ये कौन होता है? तो विश्वविद्यालय का पुस्तकालय अध्यक्ष होता है, विश्वविद्यालय का पुस्तकालय अध्यक्ष होता है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कि किसी विशिष्ट कार्यों या उद्देश्य के लिए गठित की जाने वाली समिति को क्या कहते हैं? तो गठित की जाने वाली समिति को जो है इसे तदर्थ समिति कहते हैं, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की समिति का सबसे अधिक शक्तियां प्राप्त होती है, यानी किस प्रकार की समिति को सबसे अधिक शक्तियां प्राप्त होती है और वह स्वतंत्र रूप से कार्य करती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा कार्यकारी समिति हो जाएगा, ऑप्शन जो इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि वह समिति जिसका कार्य केवल सुझाव या परामर्श देना होता है और उसके पास कोई विशेष अधिकार नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वह समिति जिसका कार्य केवल सुझाव या परामर्श देना होता है और उसके पास कोई विशेष अधिकार नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ये हो जाएगा, यानी वो जो है परामर्शदायी समिति कहते हैं, तो ऑप्शन जो इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय समिति के प्रकारों का वर्गीकरण किस विद्वान के अनुसार इस इकाई में दिया गया है? पुस्तकालय समिति के प्रकारों का वर्गीकरण किस विद्वान के अनुसार इस इकाई में दिया गया है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी ई.बी. कॉर्बेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पुस्तकालय के बजट को अंतिम रूप से पारित करने का कार्य किसका है? पुस्तकालय के बजट को अंतिम रूप से पारित करने का जो है कार्य किसका है? तो हो जाएगा नहीं, पुस्तकालय समिति का, पुस्तकालय समिति हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय समिति को दिन प्रतिदिन के किन कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? पुस्तकालय समिति को दिन प्रतिदिन किन कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? तो हो जाएगा यानी वर्गीकरण एवं सूचीकरण जैसी तकनीकी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन जो इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि पुस्तकालय के नियम और विनियमों का निर्माण कौन करता है जिसे समिति द्वारा स्वीकृति दी जाती है? पुस्तकालय के नियम और विनियम का निर्माण कौन करता है जिसे समिति के द्वारा स्वीकृति दी जाती है? तो हो जाएगा दोस्तों ये पुस्तकालय अध्यक्ष करता है, ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुस्तकालय समिति का कार्यकाल समानता कितने वर्षों का होता है? तो पुस्तकालय समिति का कार्यकाल जो है ये समानता जो है 3 वर्ष का होता है, ऑप्शन जो इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि एक जो है सार्वजनिक पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष समानता कौन होता है? एक सार्वजनिक पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष समानता कौन होता है? तो ये जिलाधिकारी या प्रशासक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि पुस्तकालय अध्यक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका समिति के समक्ष क्या प्रस्तुत करना है? पुस्तकालय अध्यक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका समिति के समक्ष क्या प्रस्तुत करना है? तो हो जाएगा दोस्तों ये भंडारण सत्यापन जैसी रिपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि स्वनिर्मित समिति की मुख्य विशेषता क्या है? स्वनिर्मित समिति की जो है मुख्य विशेषता जो है वो क्या है? तो यह पूर्णतः शक्ति संपन्न होती है और इसका प्रावधान जो है पुस्तकालय अधिनियम में होती है। यह पूर्णतः शक्ति संपन्न होती है और इसका जो प्रावधान है वो पुस्तकालय अधिनियम में होता है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि पुस्तकालय समिति को पुस्तकालय भवन के संबंध में क्या सुनिश्चित करना चाहिए? पुस्तकालय समिति को पुस्तकालय भवन के संबंध में क्या सुनिश्चित करना चाहिए? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी, भवन कार्यशील हो और उसमें उचित साजो सच्चा हो। भवन जो है कार्यशील हो और उसमें उचित साजो सच्चा हो, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि पुस्तकालय के लिए कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में समिति को किसकी अनुशंसा को मान्यता देनी चाहिए?
पुस्तकालय के लिए कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में समिति को किसकी अनुशंसा को मान्यता जो है वो देनी चाहिए? तो हो जाएगा पुस्तकालय अध्यक्ष की मान्यता देनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि मद्रास पुस्तकालय अधिनियम 1948 में किस प्रकार की समिति के गठन का प्रावधान करता है? मद्रास पुस्तकालय अधिनियम 1948 में किस प्रकार की समिति के गठन का प्रावधान करता है? तो हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए सी, स्वनिर्मित समिति हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय समिति के गठन का एक प्रमुख लाभ क्या है? पुस्तकालय समिति के गठन का एक प्रमुख लाभ जो है वो क्या है? तो हो जाएगा विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के अनुभव और मार्गदर्शन से जन विश्वास बढ़ता है। विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के अनुभव और मार्गदर्शन से जन विश्वास बढ़ता है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समिति के समक्ष पुस्तकालय का वार्षिक बजट कौन तैयार करता है? समिति के समक्ष पुस्तकालय का वार्षिक बजट कौन तैयार करता है? तो हो जाएगा दोस्तों ये पुस्तकालय अध्यक्ष और उनके कर्मचारी, पुस्तकालय अध्यक्ष और उसके कर्मचारी हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की पुस्तकालय के सफल संचालन के लिए किसके बीच मधुर संबंध और तालमेल होना आवश्यक है? पुस्तकालय के सफल संचालन के लिए किसके बीच जो है तालमेल होना आवश्यक है? तो हो जाएगा यानी इसका आंसर हो जाएगा पुस्तकालय समिति और पुस्तकालय अध्यक्ष। पुस्तकालय समिति और पुस्तकालय अध्यक्ष के बीच जो है तालमेल होना आवश्यक है पुस्तकालय को सफल बनाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय के वित्त यानी धन के व्यय का लेखा जोखा रखने और उसकी जांच की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो उसकी जांच की जो जिम्मेदारी होती है वो पुस्तकालय समिति की होती है, तो ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि रंगनाथन के द्वारा प्रतिपादित कर्मचारी सूत्र का उपयोग समिति किस कार्य के लिए कर सकती है? रंगनाथन के द्वारा प्रतिपादित कर्मचारी सूत्र का उपयोग समिति किस कार्य के लिए कर सकती है? तो हो जाएगा नहीं कर्मचारियों की संख्या और पदों के निर्धारण के लिए, कर्मचारियों की संख्या और पदों के निर्धारण के लिए, तो ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पुस्तकालय वित्त और बजट निर्माण की विधियां एवं जो है वित्तीय नियंत्रण। ठीक है, चलिए यहाँ से मॉडल शीट स्टार्ट होता है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है कि पुस्तकालय के कुल बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों के वेतन पर खर्च करने का सुझाव डॉक्टर रंगनाथन ने दिया था? पुस्तकालय के कुल बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों के वेतन पर खर्च करने का सुझाव जो है वो डॉक्टर जो है रंगनाथन ने दिया था। तो दोस्तों ये हो जाएगा नहीं 50% है। पुस्तकालय के कुल बजट का 50% जो हिस्सा है वो कर्मचारियों के वेतन पर खर्च करने के लिए सुझाव दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि बजट निर्माण की किस विधि में हर साल नए सिरे से बजट बनाया जाता है और पिछले वर्ष के व्यय पर ध्यान नहीं दिया जाता है? नहीं, बजट निर्माण की किस विधि में हर साल नए सिरे से बजट बनाया जाता है और पिछले वर्ष के व्यय यानी खर्च पर ध्यान नहीं दिया जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों ये जीरो बेस्ड बजट यानी जीरो आधारित बजट, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि जीरो बेस्ड बजटिंग यानी ZBB पद्धति का विकास किसने किया था? तो जीरो बेस्ड बजट का जो विकास किया था ये किसने किया था? तो पीटर फायर हो जाएगा, तो ऑप्शन जो इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि प्रति व्यक्ति विधि के अनुसार बजट का अनुमान किस आधार पर लगाया जाता है? प्रति व्यक्ति विधि के अनुसार बजट का अनुमान किस आधार पर लगाया जाता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी, प्रति उपयोगकर्ता पर होने वाले खर्चों के आधार पर, प्रति उपयोगकर्ताओं पर होने वाले खर्च के आधार पर, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। चलिए आलोचना की राधाकृष्णन आयोग ने संस्था के कुल बजट का कितना प्रतिशत पुस्तकालय पर खर्च करने की सिफारिश की थी? राधाकृष्णन आयोग ने संस्था के कुल बजट का कितना प्रतिशत पुस्तकालय पर खर्च करने की सिफारिश की थी? तो हो जाएगा 6%, यानी पुस्तकालय का 6% जो है ये पुस्तकालय पर जो है खर्च होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बजटिंग पद्धति PPBS का पूरा नाम क्या है? बजटिंग जो पद्धति है PPBS, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा प्लानिंग, एंड P से प्रोग्रामिंग और B से जो है बजटिंग और S से सिस्टम हो जाएगा, यानी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग और सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट है कि पुस्तकालय भवन के निर्माण या फर्नीचर की खरीद जैसी विशिष्ट उद्देश्यों के लिए दिया जाने वाला अनुदान क्या कहलाता है? पुस्तकालय भवन के निर्माण और फर्नीचर की खरीद जैसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए दिया जाने वाला अनुदान क्या कहलाता है? तो ये जो अनुदान है ये अनावर्ती अनुदान कहलाते हैं। तो ऑप्शन जो इसका सी हो जाएगा अनावर्ती अनुदान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बजट बनाने की उस पारंपरिक पद्धति को क्या कहते हैं जो पिछले वर्ष के व्यय को आधार मानकर जो है बनाई जाती है? बजट बनाने की उस पारंपरिक पद्धति को क्या कहते हैं जो पिछले वर्ष के व्यय को आधार जो है मानकर बनाई जाती है? तो ये हो जाएगा यानी लाइन प्रति लाइन बजट हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि सार्वजनिक पुस्तकालय की आय का एक प्रमुख स्रोत क्या है? सार्वजनिक पुस्तकालय की आय का एक प्रमुख स्रोत क्या है? तो हो जाएगा पुस्तकालय उपकर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुस्तकालय की वित्तीय लेखा जोखा का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुस्तकालय की वित्तीय लेखा जोखा पुस्तकालय की वित्तीय लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हो जाएगा वित्तीय लेन देन की समीक्षा करना। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि कोठारी आयोग 1964 से 66 ने विश्वविद्यालय के कुल बजट का कितना प्रतिशत जो है पुस्तकालय पर खर्च करने का सुझाव दिया था? यानी कोठारी आयोग ने विश्वविद्यालय के कुल बजट का कितना प्रतिशत पुस्तकालय पर खर्च करने का जो है सुझाव दिया था? तो हो जाएगा दोस्तों ये 6.5%। पुस्तकालय का कुल बजट का 6.5% जो है ये पुस्तकालय पर खर्च होना चाहिए, ये कोठारी आयोग ने कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा 6.5%। नेक्स्ट है कि हूबर कमीशन रिपोर्ट 1949 का संबंध किस बजट निर्माण विधि से है? तो हूबर कमीशन रिपोर्ट का संबंध किस बजट प्रणाली से है? तो ये हो जाएगा नहीं परफॉर्मेंस बजट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक निश्चित अवधि के लिए किसी संस्था के अनुमानित आय व्यय की वित्तीय लेखा को क्या कहते हैं? एक निश्चित अवधि के लिए किसी संस्था के अनुमानित आय व्यय के वित्तीय लेखे को क्या कहते हैं? तो वित्तीय लेखे को जो है बजट कहते हैं। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा बजट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि पुस्तकालय में लागत निर्धारण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुस्तकालय में लागत निर्धारण का जो है वो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पुस्तकालय के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की लागत ज्ञात करना। पुस्तकालय के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की लागत ज्ञात करना। तो ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि किसी विशिष्ट पुस्तकालय के वित्त का मुख्य स्रोत क्या है? तो किसी विशिष्ट पुस्तकालय का वित्त का मुख्य स्रोत क्या है? तो हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी उसकी पैतृक संस्था हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय प्रबंधन का मितव्ययता का सिद्धांत क्या बताता है? वित्तीय प्रबंधन का मितव्ययता का सिद्धांत क्या बताता है? तो हो जाएगा दोस्तों ये धन का उचित उपयोग करना और फालतू खर्च से बचना। धन का उचित उपयोग करना और फालतू खर्चे से बचत करना। ठीक है, ये जो है वित्तीय प्रबंधन का वित्तीयता का सिद्धांत है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि पाठ में वर्णित 3 प्रकार के अनुदान कौन कौन से है? पाठ में वर्णित 3 प्रकार के जो अनुदान है ये कौन कौन है? तो ये हो जाएगा आवर्ती, अनावर्ती और तथर्थ। आवर्ती, अनावर्ती और तथर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है विवरण विधि द्वारा बजट का अनुमान कैसे लगाया जाता है? विवरण विधि के द्वारा जो है बजट का अनुमान कैसे लगाया जाता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी प्रत्येक मद पर होने वाले खर्च का अलग अलग अनुमान लगाकर ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है पुस्तकालय के व्यय को मुख्य रूप से किन 3 मदों में बांटा गया है? पुस्तकालय के व्यय को मुख्य रूप से किन 3 मदों में बांटा गया है? तो हो जाएगा यानी कर्मचारी वेतन, अध्ययनता सामग्री और विविध व्यय। कर्मचारी वेतन, अध्ययन सामग्री और विविध व्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वित्तीय नियंत्रण प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? वित्तीय नियंत्रण प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो हो जाएगा दोस्तों ये 3 चरण होते हैं। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि पुस्तकालय में कैश बुक का क्या उपयोग है? पुस्तकालय में कैश बुक का जो है ये क्या उपयोग है? तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। वित्तीय लेन देन का लेखा जोखा रखना। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आवर्ती व्यय का एक उदाहरण कौन सा है? आवर्ती व्यय का जो है एक उदाहरण कौन सा है? तो हो जाएगा दोस्तों ये कर्मचारियों का वेतन और पत्रिकाएं का अंशदान। कर्मचारियों का वेतन और पत्रिकाओं का अंशदान हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि वित्तीय प्रबंधन का
वित्तीय प्रबंधन का लचीलेपन का सिद्धांत क्या अनुमति देता है? तो लचीलेपन का जो सिद्धांत है ये क्या अनुमति देता है? तो हो जाएगा यानी आवश्यकता पड़ने पर एक मद के धन को दूसरे में उपयोग करना। आवश्यकता पड़ने पर एक मद के धन को दूसरे में उपयोग करना, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि पुस्तकालय में लेखाकरण का क्या अर्थ है? पुस्तकालय में लेखाकरण का क्या अर्थ है? तो हो जाएगा दोस्तों ये आय व्यय के प्रवाह का व्यवस्थित अभिलेख रखना। आय व्यय के प्रवाह को व्यवस्थित अभिलेख रखना, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी जो है बजटिंग विधि पुस्तकालय की गतिविधियों और कार्यक्रम को आधार बनाकर तैयार की जाती है? कौन सी बजटिंग विधि पुस्तकालय की गतिविधियां और कार्यक्रमों को आधार बनाकर तैयार की जाती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी प्रोग्राम बजट हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है 24 नंबर सेट। ठीक है, चलिए 24 नंबर सेट जो है इसका जो है क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है कि 24 नंबर सेट का प्रथम क्वेश्चन क्या है? तो प्रथम क्वेश्चन है कि एक पुस्तकालय के 3 प्रमुख तत्व कौन-कौन से हैं? एक पुस्तकालय के 3 प्रमुख तत्व कौन-कौन से हैं? तो हो जाएगा नहीं सूचना सामग्री, उपयोगकर्ता और कर्मचारी हो जाएगा। सूचना सामग्री, उपयोगकर्ता और कर्मचारी हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि कार्मिक प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्मिक प्रबंधन का जो है ये मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हो जाएगा यानी कर्मचारियों का इस प्रकार प्रबंधन करना कि न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम और उत्तम सेवा प्रदान की जा सके। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कर्मचारी के लिए स्वच्छता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कर्मचारी के लिए स्वच्छता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हर्ज वर्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि कार्य विश्लेषण का अर्थ क्या है? तो कार्य विश्लेषण का जो अर्थ है कि किसी कार्य विशेष से संबंधित तथ्यों का व्यवस्थित अध्ययन करना। किसी कार्य विशेष से संबंधित तथ्यों का व्यवस्थित अध्ययन करना, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो है स्टाफ मैनुअल का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्टाफ मैनुअल का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हो जाएगा नहीं पुस्तकालय कर्मचारियों को उनके कर्तव्य और प्रक्रियाओं से अवगत कराना। पुस्तकालय कर्मचारी को उनके कर्तव्य और प्रक्रियाओं से अवगत कराना, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूजीसी के द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुसार एक महाविद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए अनिवार्य योग्यता क्या है? यूजीसी के द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुसार एक महाविद्यालय पुस्तकालय के लिए अनिवार्य योग्यता क्या है? तो अनिवार्य योग्यता जो है हो जाएगा यानी चलिए तो इसका जो है आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी स्नातक लाइब्रेरी साइंस के साथ नीट परीक्षा उत्तीर्ण होना। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कार्मिक प्रबंधन का कौन सा सिद्धांत कर्मचारियों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने पर जोर देता है? कार्मिक प्रबंधन का कौन सा सिद्धांत कर्मचारियों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने पर जोर देता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी सहभागिता का सिद्धांत। सहभागिता का सिद्धांत हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? तो हो जाएगा दोस्तों ये प्राथमिक साक्षरता जो है प्राथमिक साक्षात्कार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूजीसी पुस्तकालय समिति ने कर्मचारियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा है। निम्नलिखित में कौन सी एक श्रेणी है, यानी कौन सी एक श्रेणी है? तो हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी व्यावसायिक वरिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार एक विश्वविद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष का स्तर तथा वेतनमान किसके समक्ष होता है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार एक विश्वविद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष का स्तर और वेतनमान किसके समक्ष होता है? तो हो जाएगा नहीं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के समक्ष होता है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि अभिप्रेरणा का सहभागिता का सिद्धांत किस विद्वान से संबंधित है? तो अभिप्रेरणा का सहभागिता का सिद्धांत किस विद्वान से संबंधित है? तो हो जाएगा दोस्तों ये जो है मैकग्रेगर हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है? तो कार्य मूल्यांकन से जो है वो क्या तात्पर्य है? तो हो जाएगा नहीं ऑप्शन नंबर ए एक कर्मचारी के कार्यों की तुलना दूसरे कर्मचारी के कार्यों से करना। एक कर्मचारी के कार्यों की तुलना दूसरे कर्मचारी के कार्यों से करना, तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
किसी कार्य मूल्यांकन विधि में प्रत्येक कार्य से संबंधित कारकों को खोजकर उन्हें एक बिंदु प्रदान किया जाता है। किसी कार्य मूल्यांकन विधि में प्रत्येक कार्यों से संबंधित कार्यों को खोजकर उन्हें एक बिंदु प्रदान किया जाता है। तो हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी, बिंदु विधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सफल पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए आवश्यक व्यक्तिगत गुण क्या है। एक जो है सफल पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए आवश्यक व्यक्तिगत गुण क्या है। तो हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी कि मृदु स्वभाव और अच्छा स्वास्थ्य, मृदु स्वभाव और अच्छा स्वास्थ्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अस्थायी नियुक्ति से पहले कर्मचारी जिस निश्चित अवधि के लिए कार्य पर रखा जाता है उसे क्या कहते हैं। अस्थायी नियुक्ति से पहले कर्मचारी जिस निश्चित अवधि के लिए कार्य पर रखा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है परिवीक्षा काल कहते हैं। तो ऑप्शन जो इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक श्रेष्ठ कार्मिक नीति में क्या शामिल होना चाहिए। एक श्रेष्ठ कार्मिक नीतियों में क्या शामिल होना चाहिए। तो हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए कर्मचारियों को प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना, कर्मचारियों को प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना। तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकात्मक सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को कार्य करने के लिए मुख्य रूप से क्या प्रेरित करता है। एकात्मक सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को कार्य करने के लिए मुख्य रूप से क्या प्रेरित करता है। तो हो जाएगा यानी ऑप्शन बी मुद्रा और आंशिक लाभ, मुद्रा और आंशिक लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य संतुष्टि को प्रभावित करने वाला एक व्यक्तिगत घटक कौन सा है। कार्य संतुष्टि को प्रभावित करने वाला एक व्यक्तिगत घटक कौन सा है। तो हो जाएगा यानी कर्मचारियों की आयु और शिक्षा, कर्मचारी की आयु और शिक्षा हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कर्मचारियों के चयन के लिए आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं में कौन सी परीक्षा शामिल है। कर्मचारियों के चयन के लिए आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं में कौन सी परीक्षा शामिल है। तो हो जाएगा नहीं उपयुक्त सभी, बुद्धि परीक्षा, योग्यता परीक्षा और अभिरुचि परीक्षा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा प्रतिपादित स्टाफ फार्मूला का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो स्टाफ फार्मूला का मुख्य उद्देश्य है कि पुस्तकालय में कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करना, पुस्तकालय में कर्मचारियों की संख्या निर्धारण करना। तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की योग्यता मूल्यांकन विधि में किसका मूल्यांकन किया जाता है। योग्यता मूल्यांकन विधि में किसका मूल्यांकन किया जाता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी एक कर्मचारी की वास्तविक उपलब्धि का, एक कर्मचारी की वास्तविक उपलब्धि का जो है मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ में उल्लिखित प्रो ए रोजर की 7 बिंदु योजना किससे संबंधित है। पाठ में उल्लिखित प्रो ए रोजर की 7 बिंदु योजना जो है वो किससे संबंधित है। तो हो जाएगा यानी साक्षात्कार से, साक्षात्कार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूजीसी के 1966 के सेमिनार के मानकों के अनुसार एक कर्मचारी द्वारा एक दिन में कितनी पुस्तकों को सूचीकरण किया जाना चाहिए। यानी यूजीसी के 1966 के सेमिनार के मानकों के अनुसार एक कर्मचारी के द्वारा एक दिन में कितनी पुस्तकों का सूचीकरण किया जाना चाहिए। तो हो जाएगा यानी ऑप्शन बी यानी 12 पुस्तक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि कर्मिक जो है प्रबंधन के तत्वों में क्या शामिल है। तो हो जाएगा यानी कार्य विश्लेषण, वर्ग विश्लेषण और योग्यता निर्धारण, कार्य विश्लेषण, वर्ग विश्लेषण और योग्यता निर्धारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि किस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को उनके अच्छे कार्यों के लिए उचित पुरस्कार मिलना चाहिए। किस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को उसके अच्छे कार्य के लिए उचित पुरस्कार मिलना चाहिए। तो हो जाएगा नहीं उचित पुरस्कार का सिद्धांत, उचित पुरस्कार का सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है 27 नंबर प्रैक्टिस सेट। ठीक है, चलिए इसका जो है प्रथम क्वेश्चन क्या है। तो प्रथम क्वेश्चन है कि वर्गीकरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से जो है हुई है। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द यानी क्लासिस, एक मिनट, किस भाषा के शब्द से हुई है। ठीक है, यहाँ पे डॉट हो जाएगा यानी हुई है। चलिए तो इसका जो है आंसर हो जाएगा यानी लैटिन भाषा के शब्द से हुआ है। यानी वर्गीकरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुआ है। तो लैटिन भाषा के शब्द से हुआ है। ठीक है, यानी क्लासिस से हुआ है, क्लासिस से हुआ है। ठीक है, ये एक प्रकार का लैटिन भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में रोमन नागरिकों को उनके स्तर, संपदा और उम्र के आधार पर विभाजित करने की प्रक्रिया के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो हो जाएगा दोस्तों ये क्लासिस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन जो इसका ए हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि दार्शनिक वर्गीकरण प्रणाली और आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? दार्शनिक वर्गीकरण प्रणाली और आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? तो हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी कि दार्शनिक प्रणालियों का उद्देश्य ज्ञान को व्यवस्थित करना था, जबकि पुस्तकालय वर्गीकरण का उद्देश्य पाठ्य सामग्री को व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। यानी दार्शनिक प्रणालियों का उद्देश्य ज्ञान को व्यवस्थित करना था, जबकि पुस्तकालय वर्गीकरण का उद्देश्य पाठक सामग्री को व्यवस्थित करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय वर्गीकरण को समानता और असमानताओं के आधार पर वस्तुओं की व्यवस्था के रूप में किसने परिभाषित किया था? इन वस्तुओं की व्यवस्था के रूप में किसने परिभाषित किया था? तो हो जाएगा नहीं मार्गरेट मान हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय वर्गीकरण क्या है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय वर्गीकरण क्या है? तो हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी कि पुस्तक के विशिष्ट विषय के नाम को कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना। पुस्तक के विशिष्ट विषय के नाम को कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना। तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय वर्गीकरण का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? पुस्तकालय वर्गीकरण का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? तो हो जाएगा पाठकों के द्वारा वांछित पाठ्य सामग्री का स्थान निर्धारण करना। पाठकों के द्वारा वांछित पाठ्य सामग्री का स्थान निर्धारण करना। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पुस्तकालय वर्गीकरण का एक कार्य है? कौन सा पुस्तकालय वर्गीकरण का एक कार्य है? तो हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी पाठ्य सामग्री को जो है निधानियाँ पर सहायक अनुक्रम में व्यवस्थित करना। पाठ्य सामग्री को निधानियों पर सहायक अनुक्रम में व्यवस्थित करना। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान का मानचित्रण किसका एक महत्वपूर्ण कार्य है? किसका एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो हो जाएगा पुस्तकालय वर्गीकरण का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय वर्गीकरण किस प्रकार जो है पुस्तकालय सेवाएं जैसे संदर्भ सेवाएं आदि में सहायक करता है? पुस्तकालय वर्गीकरण किस प्रकार पुस्तकालय सेवाएं जैसे संदर्भ सेवा आदि में सहायक करता है? तो हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए कि विषय वस्तु का विवरण विस्तृत से जो है सूक्ष्म की ओर प्रदान करके। विषय वस्तु का विवरण विस्तृत से सूक्ष्म की ओर प्रदान करके। तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम भाषा का उपयोग किसमें किया जाता है? कृत्रिम भाषा का उपयोग किसमें किया जाता है? तो हो जाएगा नहीं आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण प्रणालियों से। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण प्रणालियों में। तो ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WCB शेयर्स ने पुस्तकालय वर्गीकरण को कैसे परिभाषित किया था? तो पुस्तकालय वर्गीकरण को जो है पाठकों के लिए सर्वाधिक उपयोगी तरीके से निर्धारित निधानियों पर पुस्तकों का व्यवस्थापन करके। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुस्तकालय वर्गीकरण के प्रमुख उद्देश्य में से एक किसकी संतुष्टि करना है? तो हो जाएगा ये पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का संतुष्टि करना है। यानी पुस्तकालय वर्गीकरण में प्रमुख उद्देश्यों में से एक किसकी संतुष्टि करना है? तो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों को संतुष्टि करना है। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि हेरोडस लाइब्रेरियंस ग्लोसरी के अनुसार वर्गीकरण क्या है? हेरोडस लाइब्रेरियंस ग्लोसरी के अनुसार वर्गीकरण क्या है? तो ये हो जाएगा समानता के स्तर के अनुसार तार्किक रूप में समानता के स्तर के अनुसार तार्किक क्रम में विचारों का व्यवस्थापन। तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि पुस्तकालय वर्गीकरण पुस्तक प्रदर्शनियों में कैसे सहायक करता है? पुस्तकालय वर्गीकरण पुस्तक प्रदर्शनियों में कैसे सहायता करता है? तो ये हो जाएगा विषय विशेष पर आधारित सामग्री का चयन आसान बनाकर। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक ही विषय से संबंधित अनेक पुस्तकों को एक से दूसरे से अलग करने के लिए रंगनाथन के वर्गीकरण में किसका उपयोग किया जाता है? एक ही विषय से संबंधित अनेक पुस्तकों को एक दूसरे से अलग करने के लिए रंगनाथन के वर्गीकरण में किसका उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा नहीं एक अन्य क्रम सूचक अंकों के समूह का एक अन्य क्रम सूचक अंकों के समूह का। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्लासिस शब्द का प्राचीन रोम में क्या अर्थ है? क्लासिस शब्द का प्राचीन रोम में क्या अर्थ है?
हो जाएगा, यानी रोमन नागरिकों को उनके स्तर, संपदा और उम्र के आधार पर विभाजित करना। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषय ग्रंथ सूचियाँ के निर्माण में वर्गीकरण कैसे सहायक है? विषय ग्रंथ सूची के निर्माण में वर्गीकरण कैसे सहायक है? तो हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी, या विषय अनुसार पाठ्य सामग्री को एक जगह एकीकृत करता है, या विषय अनुसार पाठ्य सामग्री को एक जगह एकीकृत करता है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन के वर्गीकरण की परिभाषा के अनुसार पुस्तकों की किन अन्य विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्रम सूचक अंकों का उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी, पुस्तकों की विषय वस्तु के अलावा अन्य विशेषताएं। पुस्तकों की विषय वस्तु के अलावा अन्य जो है विशेषताएं हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान गुण और धर्म वाली वस्तुएं या विचारों को एक साथ रखा जाता है या प्रक्रिया क्या कहलाती है? समान गुण धर्म वाली वस्तुओं या विचारों को एक साथ रखा जाता है या प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये वर्गीकरण प्रक्रिया कहलाती है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय वर्गीकरण प्रणालियों में विचार को एक व्यवस्थित क्रम में रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी किसका उपयोग करते हैं? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल चित्रों का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान प्रबंधन में क्या सहायक होता है? तो ये पुस्तकालय वर्गीकरण शामिल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय वर्गीकरण में प्रयुक्त कृत्रिम भाषा में क्या शामिल होता है? पुस्तकालय वर्गीकरण में प्रयुक्त कृत्रिम भाषा में क्या शामिल होता है? तो ये हो जाएगा नहीं अंक, चिन्ह और प्रतीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय में पाठ्य सामग्री को एक निश्चित सहायक क्रम में व्यवस्थित करने से क्या लाभ होता है? पुस्तकालय में पाठ्य सामग्री को एक निश्चित सहायक क्रम में व्यवस्थित करने से क्या लाभ होता है? तो हो जाएगा यानी पुस्तकालय में अधिक स्थान बनता है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय पुस्तकालय विज्ञान जो है मनीषी ने पुस्तकालय वर्गीकरण की एक विस्तृत परिभाषा दी है? तो दोस्तों ये हो जाएगा नहीं डॉक्टर एस आर रंगनाथन हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि पुस्तकालय वर्गीकरण का एक प्रमुख कार्य पाठकों के साथ साथ और किसका जो है समय बचाना है? पुस्तकालय वर्गीकरण का एक प्रमुख कार्य पाठकों के साथ साथ और किसका समय बचाना है? तो ये हो जाएगा यानी पुस्तकालय कर्मचारियों का समय बचाना है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है सेट नंबर 28 का जो है सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है सेट नंबर 28। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि पुस्तकालय वर्गीकरण के समानता सिद्धांतों के विकास को किन दो प्रमुख स्तर में विभाजित किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों वर्णनात्मक सिद्धांत और गणनात्मक सिद्धांत, यानी दो सिद्धांतों में विभाजित किया गया है, वर्णनात्मक सिद्धांत और गणनात्मक सिद्धांत हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस आर रंगनाथन हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गीकरण का एक स्थान सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये हो जाएगा जो है जे डी ब्राउन ने प्रतिपादित किया था, ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि आज है लिटरेरी वारंट या साहित्यिक प्रमाण का सिद्धांत किसने दिया, जिसके अनुसार वर्गीकरण प्रकाशित सामग्री पर आधारित होनी चाहिए? लिटरेरी वारंट या साहित्य प्रमाण का सिद्धांत किसने दिया, जिसके अनुसार वर्गीकरण प्रकाशित सामग्री पर आधारित होनी चाहिए? तो हो जाएगा दोस्तों ये ई डब्ल्यू ह्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि किस विद्वान को पुस्तकालय वर्गीकरण का प्रथम व्यावहारिकरणविद भी कहा जाता है? यानी किस विद्वान को पुस्तकालय वर्गीकरण का प्रथम व्याकरणविद भी कहते हैं? तो ये हो जाएगा डब्ल्यू सी बी शेयर्स को जो है व्याकरणविद भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H.E. विल्स द्वारा विकसित की गई वर्गीकरण पद्धति का नाम क्या है? H.E. विल्स के द्वारा विकसित की गई वर्गीकरण पद्धति का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा नहीं बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन जो है बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गीकरण शोध समूह
वर्गीकरण शोध समूह की स्थापना किस वर्ष और कहाँ की गई थी? तो ये हो जाएगा 1952 में लंदन में, 1952 में लंदन में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि जो है पुस्तकालय वर्गीकरण के गुणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय किसे जाता है? पुस्तकालय वर्गीकरण के गुणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एस आर रंगनाथन, डॉक्टर एस आर रंगनाथन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि डॉक्टर रंगनाथन ने कार्य योजना स्तर को किन 3 भागों में विभाजित किया था? डॉक्टर रंगनाथन ने कार्य योजना स्तर को किन 3 भागों में विभाजित किया था? तो हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी, विचार स्तर, शाब्दिक स्तर और अंकन स्तर। ठीक है, तो ये 3 भाग हो जाएगा, विचार स्तर, शाब्दिक स्तर और अंकन स्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि रंगनाथन के द्वारा प्रतिपादित 5 मूलभूत श्रेणियां कौन सी है? रंगनाथन के द्वारा प्रतिपादित 5 मूलभूत श्रेणियां जो है ये कौन कौन सी है? तो ये हो जाएगा यानी व्यक्तित्व, पदार्थ, ऊर्जा, स्थान और काल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि रंगनाथन का भित्ति चित्र नियम किससे संबंधित है? रंगनाथन का भित्ति चित्र नियम किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा यानी पक्ष अनुक्रम हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि जेडी ब्राउन की प्रसिद्ध वर्गीकरण पद्धति सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन किस वर्ष विकसित की गई है? जेडी ब्राउन की प्रसिद्ध वर्गीकरण पद्धति सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन जो है वो किस वर्ष विकसित हुई है? तो दोस्तों ये जो है 1906 में विकसित हुआ है। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि ईसी रिचर्डसन के अनुसार वर्गीकरण को वस्तुओं के किस क्रम को अपनाना चाहिए? यहाँ जो है ईसी रिचर्डसन के अनुसार वर्गीकरण को वस्तुओं के किस क्रम को अपनाना चाहिए? तो हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी, ऐतिहासिक अनुक्रम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईडब्ल्यू होम ने सारे वर्गीकरण को किन 2 समूह में विभाजित किया था? तो ये हो जाएगा यानी मैकेनिकल और फिलोसफिकल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि वर्गीकरण शोध समूह के सदस्य किसके द्वारा प्रतिपादित नियमों और सूत्रों से जो है अत्यधिक प्रभावित थे? वर्गीकरण शोध समूह के सदस्य किसके द्वारा प्रतिपादित नियमों और सूत्रों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस आर रंगनाथन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है रंगनाथन का मितव्ययिता का सूत्र क्या निर्देशित करता है? रंगनाथन का मितव्ययिता का सूत्र क्या निर्देशित करता है? तो ये हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी, 2 या 2 से अधिक विकल्पों में से उसे चुनना जिसमें समग्र जो है मितव्ययिता हो। 2 या 2 से अधिक विकल्पों में से उसे चुनना जिसमें समग्र जो है मितव्ययिता हो। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि जो है काउ सेल्फ प्रिंसिपल किस प्रकार के संबंध को दर्शाता है? तो ये हो जाएगा यानी पक्ष अनुक्रम का सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा प्रतिपादित पक्ष अनुक्रम का नियम कौन सा है? तो पक्ष अनुक्रम का जो नियम है ये हो जाएगा संपूर्ण अव्यय नियम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रंगनाथन के अनुसार जब 2 या अधिक नियमों में संघर्ष हो तो किस नियम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? तो रंगनाथन के अनुसार जब 2 या अधिक नियमों में संघर्ष हो तो किस नियम का प्राथमिकता दी जानी चाहिए? तो ये हो जाएगा यानी जो नियम सबसे नया और उत्तरकालीन हो, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि H.E. बिल्स के पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत में क्या शामिल है? H.E. बिल्स के पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत में क्या शामिल है? तो हो जाएगा दोस्तों ये उपयुक्त सभी जो है मैथ्य अधीनस्था यानी अधीनस्था और सस्थापन हो जाएगा। ठीक है, मैथ्य अधीनस्था और सस्थापन हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी है। चलिए नेक्स्ट है कि प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का द्वितीय संस्करण जिसमें गणनात्मक सिद्धांत का विस्तारण से वर्णन किया गया है, ये कब प्रकाशित हुआ था? तो दूसरा संस्करण जो है ये कब प्रकाशित हुआ था? तो ये 1957 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि वर्गीकरण शोध समूह ने रंगनाथन की 5 मूलभूत श्रेणियों के स्थान पर किन 3 श्रेणियों का प्रस्ताव दिया था? तो ये हो जाएगा एंटिटीज, प्रॉपर्टीज और एक्टिविस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, एंटिटीज, प्रॉपर्टीज और एक्टिविस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि प्रभावित
कार्यशीलता कर्ता उपकरण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? प्रभावित कार्यशीलता कार्यशीलता कर्ता उपकरण और नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये हो जाएगा यानी एस.आर. रंगनाथन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि संपूर्ण अव्यय नियम के अनुसार व्यवस्थापन में किससे पहले रखा जाना चाहिए? संपूर्ण अव्यय नियम के अनुसार व्यवस्थापन में किससे पहले रखा जाना चाहिए? तो ये हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण यानी पूरे विषय को रखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्गीकरण के सिद्धांत का विकास क्यों आवश्यक है? वर्गीकरण के सिद्धांत का विकास क्यों आवश्यक है? तो ये हो जाएगा नहीं, क्योंकि पुराने पद्धति नए और जटिल विषय को व्यवस्थित करने में समर्थ नहीं थी। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है नेक्स्ट चैप्टर 29 नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है कि वर्गीकरण की प्रजातियों का वैज्ञानिक प्रयास किस भारतीय विद्वान के द्वारा किया गया है? वर्गीकरण की प्रजातियों का वैज्ञानिक प्रयास किस भारतीय विद्वान के द्वारा जो है वो किया गया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि जिस वर्गीकरण पद्धति में भूत, वर्तमान और भविष्य की सभी संभावनाएं विषय की एक ही अनुसूची होती है, उसे क्या कहते हैं? जिस वर्गीकरण पद्धति में भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी संभावित विषय की एक ही अनुसूची होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है शुद्ध परिगणात्मक वर्गीकरण कहते हैं, शुद्ध परिगणात्मक पद्धति कहते हैं। तो ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण पद्धति किस प्रकार की वर्गीकरण प्रजाति का सबसे अच्छा उदाहरण है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण पद्धति किस प्रकार की जो है वर्गीकरण पद्धति का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो ये हो जाएगा लगभग निर्बाध पक्षात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि किस वर्गीकरण पद्धति में समानता एकल का प्रावधान नहीं है? किस वर्गीकरण पद्धति में समानता एकल का प्रावधान नहीं है? तो ये हो जाएगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लगभग परिगणात्मक वर्गीकरण में विषय की एक बड़ी अनुसूची के अतिरिक्त कुछ सामान्य एकल की अनुसूचियां होती है। यह परिभाषा किसने दी? तो ये जो परिभाषा है ये किसने दिया था? तो ये हो जाएगा डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि ड्यू दशमलव वर्गीकरण पद्धति को किस प्रजाति के अंतर्गत रखा गया है? ड्यू दशमलव वर्गीकरण पद्धति को किस प्रजाति के अंतर्गत रखा गया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा लगभग परिगणात्मक जो है पद्धति के अंतर्गत रखा गया है। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि जी.टी. ब्राउन की विषय वर्गीकरण पद्धति में मुख्य अनुसूची के साथ और क्या दिया गया है? जी.टी. ब्राउन की विषय वर्गीकरण पद्धति में मुख्य अनुसूची के साथ और क्या दिया गया है? तो ये हो जाएगा यानी कैटेगोरिकल टेबल हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लगभग जो है पक्षात्मक वर्गीकरण में समानता एकलों की अनुसूचियां के साथ और क्या होता है? लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण में समानता एकलों की अनुसूचियां के साथ और क्या होता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी विशिष्ट एकलों की कुछ अनुसूचियां होती है। तो ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि यूनिवर्सल दशमलव वर्गीकरण और बिब्लियोग्राफी वर्गीकरण किस प्रजाति के उदाहरण है? यूनिवर्सल दशमलव वर्गीकरण और जो है बिब्लियोग्राफी वर्गीकरण किस प्रजाति के उदाहरण है? तो ये हो जाएगा यानी लगभग पक्षात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉलन वर्गीकरण के प्रथम, द्वितीय और तृतीय संस्करण किस प्रजाति के उदाहरण है? तो ये हो जाएगा यानी पूर्णतः जो है किंतु अनुमेय पक्षात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संकेतों की अव्यवस्था की समस्या किस वर्गीकरण प्रजाति में देखी गई है? संकेतों की अव्यवस्था की समस्या किस जो है वर्गीकरण जो है प्रजाति में देखी गई है? तो ये हो जाएगा नहीं पूर्णतः किंतु अनुमेय पक्षात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि कोलन वर्गीकरण के चतुर्थ, पंचम और छठे संस्करण किस वर्गीकरण प्रजाति के उदाहरण है? तो हो जाएगा दोस्तों ये लगभग निर्बाध पक्षात्मक हैं।
कोलन वर्गीकरण के चतुर्थ, पंचम और छठे संस्करण किस वर्गीकरण जो है प्रजाति के उदाहरण है? तो लगभग निर्बाध पक्षात्मक हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निर्बाध पक्षात्मक वर्गीकरण की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी जो है मुख्य विशेषता है कि इसमें कोई पूर्व निर्धारित पक्ष फॉर्मूला नहीं होता है, इसमें कोई पूर्व निर्धारित पक्ष फॉर्मूला नहीं होता है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि कोलन वर्गीकरण के 7वें संस्करण को और किस नाम से जाना जाता है? तो कोलन वर्गीकरण के 7वें संस्करण को जो है ये बेसलेसी संश्लेषणात्मक पद्धति के नाम से जानते हैं। बेसलेसी संश्लेषणात्मक पद्धति के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन पद्धति में कितने विषय का परिगणना किया गया है? राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन पद्धति में कितने विषय का परिगणना किया गया है? तो ये हो जाएगा यानी 18,000 हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डीडीसी में यानी डीडीसी का 19वां संस्करण में मुख्य वर्ग के अलावा कितनी सहायक सारणियाँ दी जाती है? तो मुख्य वर्ग के अलावा इसमें जो है 7 सारणियाँ होती है, तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि यूडीसी में रूप, स्थान, काल और दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी समानता सारणियों के समान एकल का उपयोग करते हैं, समानता सारणियों के समान एकल का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक जो है मूलभूत वर्ग के साथ जाने वाले सभी विषय के लिए पक्ष और उनका अनुक्रम पूर्व निर्धारित होता है या किस प्रजाति की परिभाषा है? तो दोस्तों ये जो है ये पूर्णतः किंतु अन्वय पक्षात्मक का परिभाषा है, जो है पूर्णतः किंतु अन्वय पक्षात्मक का परिभाषा है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि पक्ष विश्लेषण का उपयोग किस वर्गीकरण जो है प्रजाति में किया जाता है? पक्ष विश्लेषण का उपयोग किस वर्गीकरण प्रजाति में किया जाता है? तो ये हो जाएगा निर्बाध पक्षात्मक प्रजाति में किया जाता है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो है बिल्स की जो है बिब्लियोग्राफिक वर्गीकरण पद्धति में पूर्ववर्ती संख्यात्मक वर्गों के लिए किन अंकों का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा यानी 0 से 9 संख्यात्मक वर्गों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्गीकरण की प्रजातियों का विकास क्रम किस दिशा में होता है? वर्गीकरण की प्रजातियों का विकास क्रम किस दिशा में हुआ है? तो ये हो जाएगा यानी जो है परिगणात्मक से निर्बाध पक्षात्मक की ओर, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि किस वर्गीकरण पद्धति का निर्माण विशेष रूप से लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के अपने संग्रह के लिए किया गया था? तो ये हो जाएगा नहीं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि कौन सी वर्गीकरण प्रजाति अभिधारणीय और सिद्धांतों का आधारित है? कौन सी वर्गीकरण जो है प्रजाति अभिधारणाओं और सिद्धांतों पर आधारित है? तो ये हो जाएगा निर्बाध पक्षात्मक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि नए मिश्रित विषय के जो है वर्णाक बनाने में कौन सी पद्धति सफल नहीं होती है? नए मिश्रित विषय के वर्णाक बनाने में कौन सी पद्धति सफल नहीं होती है? तो ये हो जाएगा लगभग परिगणात्मक ये सफल नहीं होता है, तो ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस वर्गीकरण पद्धति में आवर्तन और स्तरों का प्रावधान किया जाता है? किस वर्गीकरण पद्धति में आवर्तन और स्तरों का प्रावधान किया जाता है? तो ये हो जाएगा नहीं लगभग निर्बाध पक्षात्मक वर्गीकरण हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का नाम है 30 नंबर है और इसका नाम है अंकन, क्रमांक, संख्या और उसकी संरचना। ठीक है, चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है और ये लास्ट सेट होगा इस वीडियो में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि पुस्तकालय वर्गीकरण में उपयोग की जाने वाली कृत्रिम भाषा को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों, अक्षरों और प्रतीकों आदि का प्रयोग होता है? यानी पुस्तकालय वर्गीकरण में उपयोग की जाने वाली कृत्रिम भाषा को क्या कहते हैं? तो इसे अंकन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अंकन कहते हैं, जिसमें शब्द, अक्षर और प्रतीकों आदि का उपयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार अंकन प्रणाली क्या है? तो अंकन प्रणाली जो है ये वर्गीकरण के लिए किसी योजना में वर्गों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयुक्त क्रमिक संख्याओं की एक विधि है। यानी वर्गीकरण के लिए किसी योजना में वर्गों का
प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयुक्त क्रमिक संख्याओं की एक विधि है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि जब वर्गीकरण पद्धति में केवल एक ही जाति के प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब वर्गीकरण पद्धति में केवल एक ही जाति के प्रतीकों चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है शुद्ध अंकन कहते हैं, शुद्ध अंकन कहते हैं। तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ड्यू दशमलव वर्गीकरण पद्धति मुख्य रूप से किस प्रकार के अंकन का उपयोग करती है? ड्यू दशमलव वर्गीकरण जो पद्धति है एक मुख्य रूप से किस प्रकार के अंकन का उपयोग करती है? तो ये हो जाएगा शुद्ध अंकन, यानी भारतीय अरबी 0 से 9 अंक का उपयोग करती है। तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि कोलन वर्गीकरण सीसी पद्धति किस प्रकार के अंकन का उदाहरण है? तो जो सीसी पद्धति है किस प्रकार के अंकन का उदाहरण है? तो दोस्तों ये हो जाएगा मिश्रित अंकन, मिश्रित अंकन हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि अंकन का एक प्रमुख गुण है कि वह नए विषय को बिना किसी बाधा के समायोजित कर सके। इस गुण को क्या कहते हैं? तो इस गुण को जो है दोस्तों क्या कहते हैं? तो ग्राहकता कहते हैं, यानी ग्राहकता कहते हैं। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि जब वर्गीकरण पद्धति में एक ही विचार के लिए एक ही अंक का प्रयोग किया जाता है ताकि उसे याद करना आसान हो तो उसे इस गुण को क्या कहते हैं? जब वर्गीकरण पद्धति में एक ही विचार के लिए एक ही अंक का प्रयोग किया जाता है ताकि उसे याद करना आसान हो तो इस गुण को क्या कहते हैं? तो इस गुण को जो है स्मरणशीलता कहते हैं। ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि क्रमांक संख्या के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? क्रमांक संख्या के 3 मुख्य भाग कौन-कौन से हैं? तो ये हो जाएगा वर्गांक, उसको ग्रंथाक और संग्राहक हो जाएगा। वर्गांक, ग्रंथाक और संग्राहक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी प्रलेख विषय का कृत्रिम भाषा में अनुवाद करके प्राप्त अंकों को क्या कहते हैं? किसी प्रलेख के विषय को कृत्रिम भाषा में अनुवाद करके प्राप्त अंक को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है वर्गांक कहते हैं। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि ग्रंथाक यानी बुक नंबर का मुख्य कार्य क्या है? तो बुक जो नंबर है, बुक नंबर, इसका मुख्य कार्य है समान वर्गांक वाली पुस्तकों को अलग पहचान देना, समान वर्ग वाली पुस्तकों को अलग पहचान देना। तो ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि रंगनाथन की कॉलन पुस्तक संख्या के पक्ष परिनियम में वाई अक्षर किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो वाई जो अक्षर है ये जो है वर्ष संख्या को प्रतिनिधित्व करता है, यानी ईयर नंबर को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रंगनाथन के जो है ग्रंथक सूत्र में यदि किसी ग्रंथ की अनेक प्रतियां हो तो उन्हें अलग करने के लिए किस पक्ष का उपयोग होता है? तो ये हो जाएगा नहीं प्रति संख्या कॉपी नंबर का उपयोग होता है। तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि कटर बुक नंबर प्रणाली मुख्य रूप से किस पर आधारित है? कटर बुक नंबर प्रणाली मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तो ये हो जाएगा यानी लेखक के नाम पर आधारित है। तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि बिस्को बुक नंबर प्रणाली में ग्रंथाक का निर्माण किस आधार पर किया जाता है? बिस्को बुक नंबर प्रणाली में ग्रंथाक का निर्माण किस आधार पर किया जाता है? तो ये हो जाएगा यानी रचनाओं के प्रकाश वर्ष के आधार पर। तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संग्राहक यानी कलेक्शन नंबर का उद्देश्य क्या है? तो कलेक्शन नंबर का जो है उद्देश्य है कि पुस्तकालय में किसी विशिष्ट संग्रह को इंगित करना। तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलन वर्गीकरण के अनुसार वाचनालय के लिए क्या संग्राहक उपयोग किया जाता है? कोलन वर्गीकरण के अनुसार वाचनालय के लिए क्या संग्राहक उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा डबल आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा ग्रंथाक के लिए दिए गए पक्ष परिमियम में खंड अंक को किस संयोजक चिन्ह से जोड़ा जाता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी डॉट से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसका सी हो जाएगा डॉट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकन का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? अंकन का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि पाठ्य सामग्री को यांत्रिक क्रम में व्यवस्थित करना। तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोलन वर्गीकरण में व्यक्तिगत पक्ष के लिए कौन सा संयोजक चिन्ह उपयोग किया जाता है? तो कह रहा है कौन सा पक्ष
कौन 1 मिनट कोलन वर्गीकरण में व्यक्तिगत पक्ष के लिए कौन सा संयोजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा नहीं कि कॉम का उपयोग करते हैं, कॉमा का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि अंकन का वह गुण जो वर्गीकरण पद्धति में नए विषय को पूर्ववर्ती विषय के साथ समायोजित करने की क्षमता रखता है, वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह जो है वर्धनशीलता कहलाता है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोलन वर्गीकरण में ग्रंथ संख्या के रूप संख्या पक्ष का क्या अर्थ है? कोलन वर्गीकरण में ग्रंथ संख्या के रूप संख्या पक्ष का क्या अर्थ है? तो ये हो जाएगा नहीं, यह बताना कि विषय वस्तु किस रूप में है, जैसे नाटक, कहानी और कविता। यह बताना कि विषय वस्तु किस रूप में है, जैसे नाटक, कहानी और कविता हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि जब एक ग्रंथ की आलोचना करने वाले अनेक ग्रंथ प्रकाशित होते हैं तो उन्हें मूल ग्रंथ से जोड़ने के लिए किस ग्रंथाक में किस संख्या का प्रयोग होता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा नहीं, समीक्षा अंक का उपयोग होता है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंकन की विभिन्न गुणों में संक्षिप्तता का क्या अर्थ है? अंकन की विभिन्न गुणों में संक्षिप्तता का क्या अर्थ है? तो हो जाएगा नहीं, अंकन सूक्ष्म होना चाहिए ताकि उसे याद रखना आसान हो। अंकन जो है वो सूक्ष्म होना चाहिए ताकि उसे याद रखना आसान हो, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि अंकन का वह गुण जो वर्गीकरण पद्धति में विश्लेषी संश्लेषण की सुविधा देता है, वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये जो है संश्लेषणात्मक कहलाता है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि डीडीसी में अंकन 420 अंग्रेजी भाषा डीडीसी में अंकन 420 अंग्रेजी भाषा और 820 अंग्रेजी साहित्य को दर्शाता है। यह अंकन के किस गुण का उदाहरण है? ये अंकन के किस गुण का जो है उदाहरण है? यानी 420 जो है डीडीसी में अंकन 420 ये अंग्रेजी भाषा और 820 जो है ये अंग्रेजी साहित्य को दर्शाता है। यह अंकन के किस गुण का उदाहरण है? तो ये अंकन का जो है स्मरणशीलता का जो है उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, स्मरणशीलता, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। चलिए तो हम लोग जो है इस वीडियो में सेट नंबर 21 से लेकर सेट नंबर 30 तक जो है सोल्यूशन कर चुके हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट जो मैराथन है वो सेट नंबर 31 से लेकर सेट नंबर 40 तक जो है जल्द से जल्द अपलोड हो, तो सभी लोग जो है नेक्स्ट सेट लेकर जो है कमेंट जो है जरूर कीजिएगा। नहीं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट लिखकर जो है कमेंट कीजिए। और सेट नंबर 1 से लेकर 20 तक जो है आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा और जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और प्ले लिस्ट पर भी जो है ये जो है सारे बुक का जो है लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है पिछला जो सेट अपलोड है वो भी जाके एक बार देख लीजिएगा। और जो भी साथी पेड ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इस पेड ग्रुप में शामिल हो जाइए, ठीक है। मात्र 99 रुपये में जो है सारे बुक का जो है लिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, इस सारे बुक का जो लिस्ट आपको मात्र 99 में मिलेगा और यहाँ पे बहुत सारे बुक और भी है जो कि यहाँ पे आएगा, ठीक है। जो भी न्यू बुक आएगा उसका जो है सारे पीडीएफ आपको इस जो है ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप लोग जरूर इस बेस में शामिल होइए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।